नमस्कार दोस्तों। 13 तारीख आज के दिन क्या क्या हुआ हम पहले ही बता देते हैं। हमारा जो आज का सोर्स है वो भी दैनिक भास्कर का न्यूज़पेपर है। सो हमने दैनिक भास्कर के न्यूज़ से कुछ इम्पोर्टेंट 6 टॉपिक्स लिए हैं जिनके बारे में थोड़ी हम चर्चा करेंगे कि क्या क्या हुआ था। सो आते हैं जल्दी बिना किसी टाइम वेस्ट के। सॉरी। पहला है अपना, जापान जो है वो नई टेक्नोलॉजी में क्यों पिछड़ा। आप लोगों ने देखा होगा कि आज के समय में जो अपने न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, लाइक एआई, आर्टिफिशियल वगैरह जितनी भी है, सब कुछ में अब जापान जो है अपना वो पीछे जा रहा है। क्या रीज़न है वो जानेंगे आज कि एआई के ज़माने में स्मार्टफोन्स के अल्टीमेट बहुत ज़्यादा हैवी वाले ज़माने में ऐसा क्यों हो रहा है। क्यों अमेरिका हो गया, चीन हो गया, वो बहुत आगे जा रहे हैं, और जापान जो कि एक समय पर ऐसा कहा जाता था कि भाई 1990 के दशक में ऐसा कहा जाता था कि जापान जो है वो 1990 के दशक में 2000 में जी रहा है। ऐसा लोग बोलते थे कि 1990 के दशक में लोग ऐसे बोलते थे कि जापान जो है 2000 में जी रहा है, और ये अब मजाक बन चुका है कि जापान अभी भी 2000 में जी रहा है। क्या रीज़न रहा होगा जापान का, चलो समझते हैं। जापान ने उस वक्त, पहला रीज़न ये था कि जापान में जो क्वालिटी उसको बहुत ही ज़्यादा मायने रखा गया है। नहीं, क्वालिटी अब ज़्यादा होगी तो उसके लिए पैसे भी मतलब ज़्यादा हो गए ना। सो उसके कारण जो चीन था, आप जानते हैं चीन बहुत ही ज़्यादा चीप प्रोडक्ट्स बनाता है, इसी कारण चीन जो है बहुत ही ज़्यादा चीप प्रोडक्ट बनाने के रीज़न से बहुत ही ज़्यादा अपनी ग्रोथ कर चुका है, बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ कर ली है। ओके। एंड दूसरा रीज़न ये था कि उस टाइम यानी कि लगभग 2000 के दशक के आसपास जो इंटरनेट है वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप होना शुरू हो गया था। हाँ, जापान में भी डेवलप होना शुरू हो गया था, लेकिन ये जापान में जो इंटरनेट का सिलसिला है वो सीमित रह गया, यानी कि ये सीमित रह गया, ये इंटरनेशनल नहीं हो पाया, बैक रह गया। पहला कारण था चीन चीप प्रोडक्ट बनाता था, इसलिए उसके ब्रांड जो है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आने लग गए। सो ये बहुत ही आगे चला गया और जापान इस कारण से पीछे रह गया। और दूसरा रीज़न ये है कि इंटरनेट के कारण, उस समय इंटरनेट में इन्होंने बढ़ावा दिया था, लेकिन बात यह है कि उन्होंने अपने सीमित एरिया तक ही बढ़ावा दिया, इंटरनेशनली वो नहीं गए। ओके। तीसरा रीज़न ये है कि शिक्षा में जो जापान में लैंग्वेज बैरियर आना शुरू हो गया था, यानी कि जापान में पहले बहुत ही ज़्यादा जोर देने लगे थे जापानीज़ में या फिर उनकी जो भी नेटिव लैंग्वेज है उस पर। और रही बात चीन की और दक्षिण कोरिया की, उन्होंने इस बैरियर को नहीं आने दिया, लेकिन जापान में ये बैरियर आना शुरू हो गया था। एंड अभी भी ये जापान में चल रहा है कि उन्होंने अंग्रेजी को बैक साइड में कर दिया। इसी वजह से लैंग्वेज बैरियर होने की वजह से उनके ऊपर ये संकट और भी ज़्यादा बढ़ने लग गया। और चौथा रीज़न ये माना जाता है कि उन्होंने जो बड़ी बड़ी कंपनियों में जो इंजीनियर्स थे, जो एआई वगैरह, ये स्मार्टफोन वगैरह इंजीनियर्स थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, उनकी सैलरी उनको कम देने लग गए। ठीक है, बड़ी कंपनियों में नौकरी को सम्मानजनक माना जाता रहा, लेकिन उन्हें पैसे कम मिलने लग गए। बात वेतन की, वो वेतन भी की रफ्तार लंबे समय तक धीमी रही। उम्र के आधार पर वेतन देने की परंपरा रही। योग्यता आधारित व्यापार धीमी रही। कोऑपरेटिव टैक्स कम करने के स्टार्टअप को प्रोत्साहित देने की ज़रूरत है। ये बात एक सुझाव के तौर पर दैनिक भास्कर के लोग बोल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर ये बात है कि अपना पहला टॉपिक यही था कि जापान जो है क्यों टेक्नोलॉजी में पीछे आ गया, ये कारण हो गया। ओके, दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है उसके बारे में बात करते हैं कि केरल में करने जा रहे हैं पहले से ही हिंदी पढ़ाने की तैयारी। देखो, जैसा कि अभी लैंग्वेज बैरियर की बात हो ही रही थी, तो देखो साउथ में जो है लैंग्वेज बैरियर बहुत ही ज़्यादा आने लग गया था, यानी कि लोग वहाँ पर कह रहे थे नो हिंदी, नो हिंदी। सो अपने तमिलनाडु और कर्नाटका में हिंदी को बोलना बंद कर दिया था। लेकिन क्या कारण है कि केरल में हिंदी को महत्व देने की अभी बात होने शुरू हो गई है। इसका रीज़न ये है कि जो केरल है वहाँ पर 45 लाख
लाख 45 लाख अप्रॉक्स लोग प्रवासी रहते हैं। ठीक है, केरल में इतने लोग प्रवासी रहते हैं, लाइक वेस्ट बंगाल और मतलब उड़ीसा वगैरह, वहाँ के लोग भी बहुत रहते हैं। एंड इसी रीज़न से वहाँ पर जो प्राइमरी स्कूल से ही, प्राइमरी क्लास से ही हिंदी पढ़ाने की तैयारियाँ की जा रही है। लाइक फर्स्ट उनकी जो है मलयालम वगैरह, फिर अंग्रेजी, एंड साथ में हिंदी को भी ऐड करने जा रहे हैं। और इसी के साथ एक बोनस जो है न्यू लैंग्वेज बैरियर के साथ जो कश्मीरी है उसके बारे में बता देता हूँ यहाँ पर, कि कश्मीर में अभी जो है लैंग्वेज बैरियर आना शुरू हो गया। वहाँ पर भी कैसे बताते हैं, वहाँ पर जो है अब बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा उर्दू बोली जाती है, और वहाँ की भाषा कश्मीरी भी बोली जाती है, एंड साथ में इंग्लिश भी वहाँ पर बोलनी शुरू हो बोली जाती है। लेकिन हिंदी वहाँ पर भी पिछड़ने लग चुकी है। ऐसा बताया जा रहा है कि लाइक बहुत समय पहले, कुछ 15 साल पहले वहाँ पर, 15 साल कहते हैं या 10 साल पहले, कुछ अप्रॉक्स उसी बात की है, वहाँ पर यूनिवर्सिटी में एक एडमिशन खोले गए थे हिंदी भाषी के लिए, और वहाँ पर लगभग 1000 समथिंग प्लस कुछ लोग एडमिशन लिए गए थे। एंड बाद में क्या हुआ कि, और आज के समय में पता है वो बहुत ही बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है, अब क्या हो गया, वो 1000 प्लस एडमिशन घटकर अब यकीन नहीं मानोगे सिर्फ 8 हो गए हैं। हाँ, 8 से लेकर 10 व्यक्ति ही हो गए हैं, बहुत ही कम। तो कश्मीर में भी लगभग 10 क्लासेस के लिए सिर्फ 6 प्रोफेसर है, वो भी हिंदी के लिए। बहुत ही ज़्यादा कश्मीर में भी प्रॉब्लम्स होनी जा रही हैं। एंड बहुत ही बड़ी जो कि कह दें कि हौसले वाली बात है, एंड बहुत ही ज़्यादा शौर्य की बात है। और एक कहते हैं कि मतलब अपनी बात न माने तो हम कुछ भी करना, मतलब अपनी बात अगर नहीं मानी जाएगी तो हम कोई भी ऐसी बात उठाएंगे जिससे कि हमारी बात को महत्व दिया जाए। इसी का एक साक्षात उदाहरण आज की डेट में हमें देखने को मिल रहा है कि यौन उत्पीड़न से तंग एक छात्रा ने कॉलेज में लगाई आग। क्या न्यूज़ इसके बारे में थोड़ा बताते हैं आपको डिटेल में। ये न्यूज़ उड़ीसा की है। तो उड़ीसा में क्या हुआ था कि एक लड़की थी, उसको जो उसके जो कक्षा अध्यापक थे या फिर प्रोफेसर कह देते हैं, वो उनको यौन उत्पीड़न करने के लिए तंग किए करते थे। तो उन्होंने इसके ऊपर केस भी किया, मतलब उन्होंने उसके ऊपर पुलिस को भी कंप्लेंट वगैरह की, शिक्षा अधिकारियों से भी कंप्लेंट वगैरह की, एंड किसी ने भी उनकी सुनवाई नहीं की। लेकिन फिर क्या हुआ, उन्होंने लास्ट में प्रिंसिपल यानी कि जो कॉलेज में डीन वगैरह होते हैं उनके पास गए, और उनसे ये बात अपनी बताई गई कि मेरे साथ ये उच्चुलक हरकतें हो रही है। लेकिन वहाँ पर भी उनकी सुनवाई नहीं हुई, उनकी बात को महत्व नहीं दिया गया। तो उन्होंने खुद को ही आग लगा दी सभी के सामने। लगभग उन्होंने 7 दिन तक प्रोटेस्ट किया था, एंड प्रोटेस्ट के बावजूद भी उनके कोई ऊपर एक्शन वगैरह नहीं लिया गया। लेकिन फिर बाद में उन्होंने खुद के ऊपर आग लगा ली। ये बहुत ही गंभीर हो गई थी, लगभग 90% तक उनको आग सिपट चुकी थी। लेकिन एक छात्र ने उनको बचाने की पूरी कोशिश की। वो दोनों अभी अस्पताल में भर्ती हैं, और छात्र भी थोड़ा जख्मी हो गया है। बहुत ही ज़्यादा हौसले की बात है कि अगर हमारे, और फिर उसके बाद में क्या हुआ कि उस प्रोफेसर को कड़ी से कड़ी सज़ा दी गई। तो ये बात है, हौसले की बात है। अगर तुम हौसला रखोगे तो बात माने, ना माने तो अपनी जिद्दीपना रखोगे तो बात ज़रूर मानेंगे। इसमें बहुत ही ज़्यादा ये कह दें कि कलंक वाली बात है कि हमारी बात को तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। खैर, आगे की बात जानते हैं, इसकी बात बाद में और करेंगे कभी भी। फोर्थ टॉपिक पर बात है, अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त एयर इंडिया विमान के साथ आखिरी पलों में क्या हुआ था। ये बात बताने के लिए कि अहमदाबाद में जो दुर्घटनाग्रस्त, देखो आपको पता ही होगा कि आज से कुछ 1 महीने पहले अपने जून में 12 जून को जो 1:38 पर अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान के साथ आखिरी पलों में क्या हुआ था, वो क्रैश हुआ था। उसमें वो क्या हुआ था, ब्लैक बॉक्स में क्या निकला था, उसके बारे में आज मैंने पूरा दिन देखा, लेकिन सब ने बहुत कुछ बता दिया है। तो इसके बारे में बताने में मुझे कोई अब ज़्यादा ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं कोई नया बता दूंगा। लेकिन हाँ, ये न्यूज़ मैंने लाई है यहाँ पर, तो बस थोड़ा बता देता हूँ। ब्लैक बॉक्स से कुछ ऐसी जानकारी मिली है कि मतलब क्या हुआ कि लास्ट के जो 3 या 4 सेकंड पर जो इंजन है वो ऑटोमेटिकली बंद हो गया था। तो एक जो पायलट ने दूसरे को पायलट से कहा कि भाई बंद क्यों किया, तो उन्होंने कहा मैंने बंद नहीं किया। एंड जितनी देर उन्हें पता चलता तब तक वो वापस टेक ऑफ करना चाहते थे, लेकिन टेक ऑफ नहीं कर पाए, और उतने में ही उनकी दुर्घटना हो गई। और बाकी बहुत ज़्यादा बातें बताई गई हैं, उनके बारे में मैं अभी यहाँ पर नहीं बताऊँगा, आपने बहुत देखी होगी। इतना ही मैं आपको बता पा रहा हूँ। तो ये न्यूज़ भी है, ठीक है।
एंड बात आती है अभी आज की। कल आपने देखा था कि राधिका, कल हमने आपको बताया था कि राधिका यादव की हत्या हुई, उनके पिताजी ने की थी, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा और बताना चाहूँगा। राधिका जी की यादव की हत्या यानी कि उम्र बताई जा रही है 25 साल। ओके, तो बेसिक बात थी, थोड़ा और बता देता हूँ मैं आपको। राधिका यादव की हत्या जो है स्पेशल आज की, क्योंकि कल हमने इसके बारे में बात की थी। तो राधिका यादव की जो हत्या हुई है उसमें ये बताया जा रहा है, पहले लोगों का डाउट था कि उनकी जो है खुद की एक पर्सनल अकादमी है, यानी कि स्पोर्ट्स की अकादमी है। वो खुद को मतलब दूसरे लोगों को जो तैयारी करना चाहते हैं उनको तैयारी की जाती है, उनको स्पोर्ट्स के लिए और भी ज़्यादा तैयारी कराई जाती है। और लोग ऐसा मानते थे पहले कि वहाँ पर उनकी खुद की अकादमी है, लेकिन ऐसा नहीं है। पुलिस ने ऐसा बताया है कि अब ऐसा नहीं है, उनकी खुद की अकादमी नहीं है, लेकिन हाँ वो ज़रूर ट्रेनिंग ज़रूर देती थी। और इसी बात से उनके और उनके पिताश्री के बीच में नाराज़गी थी, और नाम दीपक बताया जा रहा है। तो उनको, दीपक को हिरासत में ले लिया गया और उनसे भी और बातें की जा रही है। देखो दोस्तों, मैं ज़्यादा अभी धीरे धीरे अपनी बात को लाऊंगा, यानी कि धीरे धीरे मैं कुछ कहना चाहूँगा। देखो आज बहुत मतलब पूरा दिन चला गया, मैं बिजी था अपने दूसरे कामों में। मैं यहाँ पर आया हूँ कुछ 2-4 न्यूज़ लेके आया हूँ, ताकि मैं ब्रीफ में आपको बता दूँ कि आज के दिन में क्या क्या हुआ था, या फिर आज के न्यूज़ में क्या क्या हुआ था। एंड इम्पोर्टेंट आप न्यूज़ देख लो। मुझे इम्पोर्टेंट यही लगी कि जापान जो है टेक्नोलॉजी में पीछे क्यों रह गया, क्या कारण, मैंने बता दिया आपको। और केरल में पढ़ने जा रहे हिंदी भाषा के बारे में, और जो हौसले की बात की जा रही है, बुलंदता की बात की जा रही है, अपनी बात रखने की बात की जा रही है, जिद्दीपने की बात की जा रही है। और जो ये 12 जुलाई को हुआ था, 12 जून को हुआ था ये जो दुर्घटनाग्रस्त काम, उनके बारे में बताना, एंड हत्या के बारे में जो कि मैंने आपको कल बात बताई थी। एंड मेरे दोस्तों, आपसे बस इतना ही निवेदन है कि मेरे से गलती हो सकती है वीडियोज़ बनाने में। मुझे देखो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी हो रही होगी, इतनी भी तकलीफ़ नहीं हो रही होगी कि मैं मरा जा रहा हूँ वीडियो न बनने के कारण, ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे थोड़ी समस्या आ भी रही होगी, आप देख भी रहे होंगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर करके आप कमेंट में बताएं, क्योंकि फीडबैक देने से मुझे और भी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मैं और ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। वैसे तो मैं खुद को इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ आज की डेट में। तो वैसे तो थैंक एंड लास्ट, मैं किसी को भी डिसरेस्पेक्ट नहीं देना चाहता, मैं सबकी इज्जत करता हूँ, मैं किसी के खिलाफ़ नहीं जाता। मैं खुद को एक न्यूट्रल की तरह पेश करना की पूरी कोशिश करूँगा। एंड थैंक यू लास्टली कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा। एंड थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, कोई बात नहीं। थैंक यू मेरे मित्रों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद, नमस्ते।